अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस, चैप्टर नंबर 15, क्लास सेकेंड ईयर बियोलॉजी। आज का हमारा पहला लेक्चर है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट लेक्चर्स आपको मिल सकें और आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले होम्योस्टेसिस होता क्या है। द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली फ्लक्चुएशंस यानी तब्दीलियों में, कि तकरीबन जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता बल्कि तब्दील होता रहता है, उसमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। तो उन तब्दीलियों से ऑर्गेनिजम्स का अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को महफूज रखने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस में बेसिकली क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट को फिक्स नहीं रखते बल्कि उनमें भी थोड़ी बहुत चेंज होती है, लेकिन वो चेंज बहुत कम होती है, यानी कि नैरो रेंज के अंदर होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो इंसान की बात करें तो इंसान जो है 37 डिग्री सेल्सियस स्केल पर उसका कांस्टेंट एक टेम्परेचर है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, जिस पर तमाम जो वर्किंग है ह्यूमन की वो सही से परफॉर्म होती है। लेकिन अगर ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो इससे इंसान की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो मुतासिर होती हैं, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर काम करते हैं। तो इस वजह से अगर टेम्परेचर में तब्दीली आएगी तो तमाम एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे और जो ह्यूमन का सिस्टम है वो सही तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इसी तरह तमाम ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखने की कोशिश करते हैं। इस लिहाज से वो डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो अडॉप्ट करते हैं। तो सिस्टम्स पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो ऑर्गेनिजम्स में क्यों होता है, यानी कि उसकी ज़रूरत क्या होती है, नीड क्या है और ये क्यों अकर होता है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं तमाम का एक स्पेसिफिक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या सराउंडिंग, कि जैसा उसका सराउंडिंग होगा या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा उसी लिहाज से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। जैसे कि अगर हम इंसान हैं तो इंसानों का इंटरनल इन्वायरमेंट एक स्पेसिफिक होगा। अगर हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो कि पानी के अंदर रहते हैं तो उनका इंटरनल इन्वायरमेंट एक स्पेसिफिक कंडीशंस का होगा। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि उनका इंटरनल कंडीशंस जो हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तब्दीलियां होती हैं जो कि तकरीबन कॉन्टीन्यूसली होती रहती हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो इस कांस्टेंट रखने के लिए उसको डिफरेंट जो है प्रोसेसेस की ज़रूरत होती है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। तो यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपना इंटरनल इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज रखने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए होम्योस्टेसिस की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है। तो होम्योस्टेसिस का जो प्रोसेस है वो एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंट जो हैं अडाप्टेशंस हैं, उनकी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको स्टडी करेंगे। तो बेसिकली ये तमाम प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर सेल के अंदर होता है। तो सेल में जो है सेल मेम्ब्रेन होती है, मेटाबोलाइट्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उन तमाम को कंट्रोल करना होता है। जी, तो सेल के अंदर जो है डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन जो है एक मेन रोल अदा करती है। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि सेमी परमिएबल होती है, यानी कि कुछ मटेरियल को सेल के अंदर आने की इजाज़त देती है और कुछ को आने की इजाज़त नहीं देती। तो इस तरह ये सेल के अंदर उसका भी इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रखती है, कांस्टेंट रखती है। मेटाबोलाइट्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने देखे थे सेल के अंदर, उन तमाम को एक कांस्टेंट लिमिट के अंदर रखती है। तो एक कंट्रोल सिस्टम जो है वो रिक्वायर होता है होम्योस्टेसिस के लिए। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं एक फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम की। तो फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें जैसा कि वर्डिंग से नाम ज़ाहिर हो रहा है कि फ़िज़िकल कंट्रोल होता है। इसमें तीन जो है कंपोनेंट्स बेसिकली होते हैं। एक कंपोनेंट को हम रिसेप्टर कहते हैं, एक जो है इसमें एक कंट्रोल सेंटर होता है और एक इफ़ेक्टर होता है। तो इस बुक में जो है एग्जांपल दी गई है वो है टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की, कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें
तो एक टेम्परेचर जो है कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, उसकी एक सिंपल सी एग्जांपल उन्होंने बताई है, एक मैकेनिज़म्स बताया है कि किस तरह से टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो वो कहते हैं कि अगर हम बात करें किसी भी रेफ्रिजरेटर सिस्टम की बात करें तो उसमें एक सेंसर होता है जो कि एज ए रिसेप्टर काम करता है और टेम्परेचर को मॉनिटर करता रहता है कि टेम्परेचर जो है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। जो ही टेम्परेचर में थोड़ी बहुत या ज़्यादा चेंजिंग होती है तो वो फ़ौरन जो है सिग्नल कंट्रोल सेंटर को भेजता है और कंट्रोल सेंटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और इस पर एक्शन के लिए वो मालूमात जो है वो इफ़ेक्टर को पहुंचा देता है। और इफ़ेक्टर क्या करता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है तो उसको काम करने के लिए नॉर्मल वैल्यू तक लाने के लिए वो किसी भी हीटर वगैरह को ऑन करता है ताकि टेम्परेचर कम हो जाए, या अगर टेम्परेचर बहुत कम हो गया है तो वो उसको इंक्रीज़ करने के लिए नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए कूलिंग इफ़ेक्ट को स्टिमुलेट करता है। बिल्कुल इसी तरह का फिनोमेना जो है इंसानों के अंदर, तमाम एनिमल्स के अंदर होता है और इस फिनोमेना को बेसिकली हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म, यानी इसको कंट्रोल किया जाता है तमाम की तमाम प्रोसेस को फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए से। और यहाँ पर ये यानी कि जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पर जो फीडबैक होता है वो नेगेटिव फीडबैक होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें जो फीडबैक मैकेनिज़म्स है उसके ज़रिए से वैल्यूज़ को एक नॉर्मल रेंज तक लाया जाता है। तो इस तरह का जो फीडबैक होता है उसको हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ रेगुलेशन की। तो टाइप्स ऑफ रेगुलेशन डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कितने कंपोनेंट्स होते हैं जिनको रेगुलेट करना होता है किसी भी एनिमल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो बेसिकली वहाँ पर एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, इसके अलावा जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, अगर वो भी बॉडी से एलिमिनेट या ख़त्म ना किया जाए तो वो भी नुकसानदेह होता है बॉडी के लिए, उसको ख़त्म करना होता है। और इसके अलावा बॉडी के अंदर टेम्परेचर को भी रेगुलेट रखना होता है। तो इस तरह से जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है वो 3 कंपोनेंट्स या 3 रेगुलेशंस पर मुश्तमिल होता है। एक ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो जो वर्डिंग है वो वाटर से डेरिवेट है, यानी कि वाटर या सल्यूट्स को रेगुलेट रखना किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ऐसे प्रोसेस को या ऐसी रेगुलेशन को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। इसके बाद है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो उस नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो रिमूव क्यों किया जाता है? क्योंकि नाइट्रोजनियस वेस्ट अगर बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद रहता है तो ये बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है, बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। तो इस वजह से इसको बॉडी से एक्सक्रीट करना, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है और इसको ख़त्म करने का जो प्रोसेस है उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं, और जिससे ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो है रिमूव हो जाता है और बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो कांस्टेंट रहता है। इसके बाद तीसरा जो है रेगुलेशन वो है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन, रेगुलेट करना, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना या टेम्परेचर का मेंटेन रखना किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर विद इन टॉलरेबल रेंज, यानी कि ऐसी रेंज जिसको एक ऑर्गेनिजम्स बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेबल कंडीशन है, तो उसको हम कहेंगे थर्मो रेगुलेशन। ये जी आज का हमारा टॉपिक है कि होम्योस्टेसिस होता क्या है, कि जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, एक बार हम समरी पढ़ लेते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके तमाम ऑर्गेनिज्म का अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम दी फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है या होम्योस्टेसिस का प्रोसेस क्यों होता है? तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अपने अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज होता रहता है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना होता है। इस वजह से उनको होम्योस्टेसिस की ज़रूरत होती है। इसके बाद ये होता कहाँ है? ये प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है और बेसिकली सेल के अंदर होता है। यहाँ पर हमने फिजिकल कंट्रोल सिस्टम देखा। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के बेसिकली 3 जो हैं कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। रिसेप्टर्स यानी कि जो भी किसी भी चीज़ को महसूस करता है और स्टिमुलाई जो है जनरेट करके कंट्रोल सिस्टम को भेजता है। कंट्रोल सिस्टम या कंट्रोल सेंटर जो है उन मालूमात को प्रोसेस करके आगे इफेक्टर को भेजता है ताकि उन पर नेसेसरी जो है इफ़ेक्ट जो है वो लिया जा सके या उसका जवाब दिया जा सके। तो यहाँ पर हमने एक छोटी सी एग्जांपल डिस्कस की टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम की, किस तरह से एक टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के
अंदर। टाइप्स हमने देखी टाइप्स ऑफ रेगुलेशन के ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि पानी और सल्यूट्स को रेगुलेट करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। एक्सक्रीशन यानी कि नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करना, और थर्मो रेगुलेशन यानी कि टेम्परेचर को टॉलरेबल रेंज के अंदर रखना, मेंटेन रखना, उसको हम थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकें। कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में आके मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।